नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि झूठे दहेज के केस हमेशा लड़े लंबे जाते हैं। एक बार के लिए आदमी सोचता है कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस के केस से किसी तरह से निकल के आ जाऊंगा, क्योंकि वहां एक लिमिटेशन है। मैं किसी तरह से मेंटेनेंस के केस में भी निकल जाऊंगा, या तो मेंटेनेंस लग जाएगा या फिर काफी हद तक उसके अंदर भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं टाइम की। 490 डे में टाइम की लिमिटेशन नहीं है, और यही चीज आपका संकल्प तोड़ती है कि हम जल्दी कैसे निकलें। आज जो मैटर है वो इसी से रिलेटेड है कि क्या आप 490 डे के केस से निकल सकते हैं। देखिए, जनरल सिनेरियो क्या है, 490 डे के केस में अक्सर क्वेश्चन पे लोग चले जाते हैं, सोचते हैं ये जल्दी निकलने का तरीका है, या फिर क्या करते हैं उसको 468 ऐसे लड़ते हैं, या फिर उसको 226 या 27 के हिसाब से लड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये सब चीजें जो हैं ये सारी हाई कोर्ट के अंडर है, मगर जब वहां जाते हैं तो हम भौचक्के रह जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है 60% केसेस के अंदर वहां से लौट कर ही आना पड़ता है, फिर ट्रायल भुगतना पड़ता है, और वो जो एक चांस था क्वेश्चन का या किसी और ऑप्शन का, वो हमारे लिए हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब रास्ता यह है कि आखिर हम ट्रायल कोर्ट में ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से हमारे केसेस जो हैं वो या तो यहीं खत्म हो जाए, या इतना कमजोर कर दें हम केस को कि वो हमें क्वेश्चन के अंदर जाते ही राहत दे दे, लंबा नहीं चले, 1 से 1.5 साल ज्यादा से ज्यादा। आज का जो कंटेंट है वो इस वीडियो का यही बात आपको बताने के लिए बनाया गया है कि आप क्या डैमेज कर सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए हम एजुकेटेड होने पर जोर देते हैं, एजुकेटेड होने के लिए कहते हैं। जब कानून की बेहतरीन नॉलेज आपको होने लगती है और पर्दे खुलने लगते हैं, तो ये जो भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं कई लोग, कई काउंसलर्स ये बात फैला देते हैं, वो दूर होने लगती है, बादल छटने लगते हैं, और एक्यूरेट आप अपने केस के अंदर लड़ने की पूरी पोजीशन सेट कर पाते हैं। इसी के अंदर अब एक नई कड़ी हमने जोड़ दी है, वो है क्रैश कोर्सेज की। क्रैश कोर्सेज हमेशा आपको हर रास्ते का सॉल्यूशन दे सकते हैं, हर वक्त सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं, और इसके अंदर और मेन कोर्स के अंदर सिर्फ ये डिफरेंस है कि मेन कोर्स में हम अपना पर्सनल असिस्टेंस देते हैं। क्रैश कोर्स आपकी स्वयं की तैयारी करवाने में मदद करते हैं, आप खुद अपनी तैयारी कर सकते हैं अपने केसेस के लिए वहां से नॉलेज लेकर। मेन कोर्सेज चालू हैं। मेन कोर्सेज भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं और मेरी टीम का लीगल असिस्टेंस आपको उसके अंदर मिलता रहेगा, गाइडलाइंस मिलती रहेंगी। हम लोग रेगुलर आपको उसके अंदर मदद करते हैं। कई वर्कशॉप्स होती हैं, टेक्निकल क्लासेस होती हैं, और कई ऐसे टूल्स हैं जिनकी वजह से हम आपको डेली प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज से अपग्रेडेड करते रहते हैं। नए सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो मेन कोर्सेज के अंदर जुड़कर आपके पास हमेशा अपग्रेड होती रहती है, और आपको ये पता चलता रहता है कि केसेस से जल्दी निकलने का आसान तरीका क्या हो सकता है। प्रयास तो आपको करने ही होते हैं। तो अगर आप इन सब कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। मैसेज करने के बाद आपको वहां पर सारी डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी, और इसी नंबर पे अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैसेज डालिए। मैसेज के थ्रू आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा, उसके बाद दिए हुए टाइम पर आपको कॉल आएगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। मुद्दे पे आते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए, आप सबसे जरूरी चीज एक भूल जाते हैं। असल में लोग इस बात को समझते हैं कि 498 का जो मुकदमा है वो दहेज के लिए किया गया है। नहीं, 498 का मुकदमा दहेज के लिए नहीं होता है, बल्कि उसको डेकोरेट करने के लिए 406 और DP3/4 का इस्तेमाल किया जाता है अक्सर FIRs लिखते वक्त। पर हमारा फोकस कहाँ आ जाता है, 490 लगा है, क्योंकि उसमें जेल जाने का डर लगता है, पुलिस की कार्रवाइयों का डर लगता है, तो हम भूल जाते हैं कोर्ट की कार्रवाई जब शुरू होती है कि हमें असल में 498 खत्म करना है कैसे। इस पे मैंने काफी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। पर 498 को खत्म करने के लिए उसके एक सपोर्ट सिस्टम में एक चीज खड़ी होती है, वो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ये 1961 और 1985 दो वर्जन्स में पढ़ा जाता है। आपको क्या करना है कि इसके अंदर जाकर एक चीज देखनी है, और वो आपको मदद करेगी कि आप आज अपनी ड्राफ्टिंग में जरूर चेक कीजिएगा। जो लाइन अगली मैं बोलने जा रहा हूं ये वहां मिलेगी कि लड़की वालों ने वहां पर लिखा है कि हमने अपनी औकात से ज्यादा या हैसियत से ज्यादा या अपने स्टेटस से ज्यादा खर्चा करके शादी की। यानी कि अगर उनसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन करें और ये पूछना चाहें कि आपकी हैसियत फिर आप क्या मानते हैं, तो मान लीजिए उन्होंने 50 लाख का खर्चा बता दिया स्त्री धन समेत और शादी के खर्चों समेत, तो उसके अंदर अगर वो ये कहते हैं कि हमारी हैसियत तो 10 लाख की थी, तो 40 लाख रुपए का अरेंजमेंट कहां से किया। इसमें एक कड़ी में एक बात और जोड़ देता हूं, कुछ लोग अभी यहां सोच भी रहे होंगे कि ये सब चीजें तो हमारे नहीं लिखी हुई, पर यह जरूर लिखा हुआ है कि भारी भरकम खर्चा किया और उसमें 40-50 लाख रुपए खर्च किए।
तो सोर्स ऑफ इनकम दोनों कंडीशन में पूछना है कि आपके पास ये सोर्स ऑफ इनकम कहां से आया, ये पैसा कहां से आया हर केस के अंदर। दूसरा, अगर वो सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो भी वो फंसेंगे, या फिर वो एक बनावटी जवाब जो झूठ होता है वो बनाकर लिख देंगे क्योंकि ऐसा कोई खर्चा किया गया नहीं होता है। इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स मांगिए कि आप बताइए ना क्या खर्चा हुआ है। स्पेशली स्त्री धन के केस में, स्त्री धन की कच्ची पर्चियां होती हैं या फिर एक लिस्ट बना के दे दी जाती है, तो पहली बात तो वो इलीगल स्त्री धन की लिस्ट होती है। उस पर मैंने एक बहुत लंबा वीडियो बनाया है जिससे स्त्री धन की लिस्ट जो है खारिज की जा सकती है, उसको जाके आप देख सकते हैं। और फिलहाल अभी आप ये समझ सकते हैं कि स्त्री धन की जो लिस्ट उन्होंने बनाई है उससे आपको फायदा क्या होने वाला है, क्योंकि फिर वहां सोर्स ऑफ इनकम पूछिए। अब सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पाते, उसके बाद जितने भी ट्रांजैक्शंस उन्होंने दिखाए हैं स्त्री धन के, उससे रिलेटेड बिल्स वगैरह जो कि फेमस बात है मांगिए, पर ये बिल से साबित नहीं होने वाला है कि वो सामान आपके पास है। बिल से ये साबित होने वाला है कि इस सामान का अस्तित्व है भी या नहीं। बस इतना सारा करने के बाद इनमें से लगभग अगर हम 10 पॉइंट बनाते हैं तो 10 में से एक भी लड़की वाले पूरा नहीं कर सकते। बस यहां पर आपका काम शुरू हो जाता है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाने का और उस कोर्ट को इस बात के लिए बाध्य करने का कि ये केस मेरे खिलाफ चलाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ये सब बातें पता नहीं की। और जब हमने ये बातें कोर्ट को बताने की कोशिश की कि इन्होंने हैसियत से ज्यादा खर्च करने की कोशिश की है, जो कि अभी मैं बात बीच में बोल भी रहा था कि मान लीजिए उन्होंने 50 लाख रुपए की बात की और जब आपने सारा हिसाब किताब मांगा तो 10 लाख का भी हिसाब जोड़ के नहीं दे पाए। जैसे कई लोगों की बीच में लॉकडाउन के अंदर शादियां हुई हैं और अब वो केस फेस कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो बहुत फायदेमंद है कि उनके खर्चा ही नहीं हुआ है। यहां तक कि कई बार ऐसा होता है कि लड़की वाले खर्चा नहीं करते, पूरा खर्चा ही जो है लड़के वाले कर देते हैं या दोनों मिलकर करते हैं और उसके सारे वहां पे साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। तो कई बार तो अक्सर ही ऐसा हो जाता है कि पूरे खर्चे का अनुमान तो लड़का भी बना के दे सकता है कोर्ट को कि साहब ये खर्चा हुआ है और ये इनकी तरफ से हुआ है। और खर्चा आप अगर बना के देते हैं कोर्ट को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें दहेज लेने जैसी स्थिति नहीं बनेगी, पर असलियत बाहर आ जाएगी कि आपके साथ गेम खेला जा रहा है। आप इस सारी चीजों को बनाकर एक कलेक्शन बना के कोर्ट को पेश कर दीजिए। खेल आसान है, आसानी से इस केस से बाहर निकलने का बेहतरीन उपाय बता रहा हूं ट्रायल के स्तर पे। आप इस पर एडमिट हो जाइए कि पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए, मुझ पे केस लगाया कैसे गया। फिर अब अक्सर क्या होता है कि ऐसे टाइम पर कोर्ट एक बचाव बनाने की कोशिश करता है, स्पेशली कोर्ट भी इसके अंदर कहीं ना कहीं गलत केस लगाने की वजह से परेशानी में आ सकता है। तो उस सूरत में फिर कोर्ट एक बचाव बनाने की कोशिश करता है कि इस खर्चे से रिलेटेड डिस्कशन इस केस में नहीं हो रहा है, क्रूरता हुई है या नहीं हुई है इस पे केस है। अब ये कह के भी गड़बड़ हो गई, ये कह के भी गड़बड़ हो गई, क्योंकि इधर से बचे तो कुएं में से निकले खाई में गिर गए वाली हालत कोर्ट के साथ हो जाती है, वो भी फंस जाते हैं। क्योंकि क्रूरता हुई है या ये नहीं हुई, ये भी तो प्रमाणित करने का विषय रह गया है। ना तो इन्वेस्टिगेशन में हुआ है, ना ही ट्रायल में चल रहा है। तो पहले ये प्रमाणित होना जरूरी है, उसके बाद 498A लग सकता है, अदरवाइज नहीं लग सकता। ये दाव जब भी हमने खेला है, हमने अक्सर यही देखा है कि ट्रायल कोर्ट इसके अंदर अपनी तरफ से एक बचाव रख देता है कि साहब ये सब चीजें तो वैसे भी इसका हिस्सा नहीं है, तो हम इसके अंदर क्रूरता होने और डिमांड होने की ऊपर केस लड़ रहे हैं। आपने 498A की बात मुझे अभी इस पूरे वीडियो में करते हुए नहीं देखी होगी, और आपको भी ऐसे नहीं करना है। आप सिर्फ इन सब चीजों के पीछे पड़िए, ऑटोमेटिकली कोर्ट ड्राइव होकर अपने आप यहां आ जाएगा इस पॉइंट पे कि क्रूरता हुई है, डिमांड हुई है या नहीं हुई है। इसको प्रमाणित करना जरूरी है। तो प्रमाणित करने के लिए फिर आप कोर्ट पे फोर्स डाल सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जब इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रही है तो एक केस क्यों चलाया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन या तो दोबारा की करवाई जाए और इस केस को रोका जाए। अगर इन्वेस्टिगेशन में प्रमाण मिलते हैं जो लड़की वालों को देने हैं तो चलेगा, अगर नहीं देते हैं लड़की तो फिर ये केस खारिज किया जाए। दोस्तों, रास्ते बहुत आसान होते हैं। जब यहां हम बोलते हैं तो अक्सर लोग इस बात को लेकर दिक्कत महसूस करते हैं, साहब जज साहब तो सुनते ही नहीं हमारी बात। अरे सर, बात समझिए मेरी बात, जज साहब सुनते नहीं है, आप नहीं बोलते हैं वहां जाके। आप वहां पर सिर्फ एक बार बोलते हैं सर ये ऐसा है कर दीजिए, या फिर आप अपने वकील साहब को इतना कहते हैं और वकील साहब कहते हैं नहीं होगा, तो वकील चेंज कर दीजिए। अगर आपको ऐसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो फिर आप जज भी चेंज कर सकते हैं। जी हां, बेंच चेंज करवा सकते हैं। न्याय जब नहीं मिल रहा है तो ये राइट आपका भी है। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपील में तब जाइए ना, आप एप्लीकेशन तो लगाइए, किसी भी मीडिया से लगाइए, बस जज से आपके अगर नहीं लेते हैं तो शिकायत कर दीजिए। रास्ते बहुत हैं, आप में निकलने की चाहत तो होनी चाहिए। बस किसी ने आपके सामने परिस्थिति खड़ी कर दी, वहीं घुटने टेक दिए और कहना शुरू कर दिया। आप बोलते तो बहुत अच्छा है सर, कोर्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता। अरे साहब, जब गलत हो रहा है कोर्ट्स के अंदर तभी तो आप कर नहीं पा रहे हैं। इस पे नजर नहीं गई आपकी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपके केस में ये कुछ फर्क